Assalamualaikum, good morning everybody. Welcome to Geo Pakistan with Humayun Abdullah. It's been a cold weekend. हमारा भी अच्छा चिली वेरी नाइस। हमारा तो खैर कराची में बहुत ही अच्छा हो जाता है ना, जिसको हम कोल्ड कहते हैं। दैट इज़ वेरी प्लेजेंट, वेरी वेलकम मौसम जिसका हम इंतजार कर रहे होते हैं। बट ऑल ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री जरा स्वेटर पहनने की जरूरत महसूस हुई थी ओवर द वीकेंड। स्वेटर, जंपर, फ्राइडे की रात को अगर आप विंड ब्रेकर बाहर घर से निकलें, हाँ, तो फिर आपको एक हल्की सी वार्म चीज लेने की फाइनली काफी दिन बाद एक्चुअली जरूरत पड़ी थी। अनलेस you're traveling on a bike early morning or late evenings, फिर तो आपको ज़ाहिर है अपने आप को कवर करना पड़ता है। तो हाथ भी कवर करने चाहिए और ये सब कुछ। लेकिन चलें, ये तो हमारा हाल था। अदरवाइज इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ पड़ी और खूबसूरत से मनाजिर हो गए। अब क्या मुश्किलात वहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए होंगे, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन एटलीस्ट विजुअली देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। इट लुक्स अच्छा, गज़र लिए चलते हैं आपको। गज़र, मरी, दीगर मकामात के मनाज़र विजुअल्स में हम आपसे शेयर करेंगे। अब ये देखो ना, ये कोई पेंटिंग नहीं लग रही। इट इज सो ब्यूटिफुल, लुक एट दैट। अच्छा, जो अर्ली मॉर्निंग, ऐसे अब्दुल्ला एक वेट करो, एक अगर आप ये मनाजिर देख रहे हो एक वार्म सी जगह पे बैठ के विद अ वार्म कप ऑफ कॉफी या समथिंग, तो बाहर इतनी ठंड अच्छी लगती है जब खुद गर्म हो इंसान। आई एम श्योर इन इलाकों में भी ऐसे रिजॉर्ट्स, जो हम मरी नथिया गली वगैरह की बात करें, वहाँ रिजॉर्ट्स ऐसे हैं जहाँ बड़ा अच्छा इंतजाम है। अच्छा, दिस इज अस्तोर, क्योंकि आपको पता है कि जी अस्तोर में तो वहाँ तो उन्होंने कहा कि मौसम अच्छा है तो आओ जी जरा निकी निकी टोलकी जिसको कहते हैं ना, कि वो हो जाए, थोड़ा ज़्यादा महसूस हो जाए। सो या दिस वाज दैट। ये खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के मनाजिर हैं जहाँ पर छोटे छोटे टीले, पहाड़ियाँ, सड़कें, बारिश भी हुई है, फिसलन भी है, बर्फबारी भी है। सो बी ऑल्सो वेरी केयरफुल। ये इस्लामाबाद के विजुअल्स हैं। और ये बाय द वे कुछ देर पहले के ही मनाजिर है। डज इट लुक लाइक इट हैज रेन्ड अ लिटिल बिट देयर? Yes, it does seem like कुछ गीला कुछ रिफ्लेक्शन है लाइट्स की, तो लिहाजा कितने खज़ां का ग्रे लग रहा है। कितनी खज़ां की सूरत हाल लग रही है। घास को देख लें, दरख्तों को देख लें, तो यस ऐसा लग रहा है कि ये वो इलाका है जहाँ पर बहुत अरसे से बारिश नहीं हुई है। अच्छा जी, लेट अस कम बैक टू द एक्टिविटी एट हैंड व्हिच इज इलेक्शंस। मतलब लिटरली आजकल लगता है कोई और बात हो भी नहीं सकती, बिकॉज अब तो इलेक्शंस आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। और स्ट्रेंज बात यह है कि हम कह रहे हैं इलेक्शंस आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो मैनिफेस्टोज जो हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बड़े सरगर्म हैं और ऑब्वियसली लीडिंग द पैक वाली पार्टीज़ हैं ये सारी, उनके मैनिफेस्टोज अब जाके आए हैं, मतलब 10 डेज बिफोर द इलेक्शंस। और अक्सर होना तो यही चाहिए और होता भी ये है कि महीनों पहले मंशूर जो है वो आ जाता है, ताकि उस पे कोई कोई डिबेट हो, कोई कंपैरिजंस हो, उस पे एनालिसिस होता है, उस पे फिर सहाफ़ी इंडिपेंडेंट लोग बात करते हैं कि ये कह तो रहे हैं लेकिन ये करने का रोड मैप क्या है, किस तरह से करेंगे। जैसे कि अब आपको बता देते हैं कि मुस्लिम लीग नून का मंशूर जो है वो आ गया है, अब आया है, और 1 करोड़ नौकरियां, महंगाई 6% तक लाने का दावा हो रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी कारकर्दगी पर नाज है। वो बार बार नून लीग को डिबेट का मनाज़रे का कहते हैं कि जरा चैलेंज हो जाए इस पे। इट्स टू लेट इन द डे आई थिंक फॉर ऑल दीज चैलेंजेस टू। तहरीक इंसाफ ने भी पार्टी के मंशूर के कुछ नुकात पर रोशनी डाली है। अब उनका क्या कहना है ये देखें। नया पाकिस्तान और नई तब्दीली का निज़ाम। आपको ये पता है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली मर्तबा जब हम पावर में आएंगे, इंशाअल्लाह ताला हम आईनी तरामीम इंट्रोड्यूस कराएंगे। हमारे आईनी तरमीम में एक शिक ये शामिल होगी कि हम आइंदा इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म का इंतखाब डायरेक्टली अवाम से कराएंगे। अब वज़ीर आज़म डायरेक्टली अवाम की मर्ज़ी से मुंतखब होकर आएगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब सिर्फ चुने हुए MNAs की इंतखाब के वोट पे मुनहसर नहीं होगा। साथ ही साथ हम असम्बली की मुद्दत जो 5 साल की है, हम इसको कम करके 4 साल करेंगे। 5 साल की मुद्दत इस कौम को कोई ज़्यादा ही लगती है। इसी तरह सेनेट की मुद्दत जो 6 साल है इस वक्त, इसको कम करके हम 5 साल के लिए करेंगे। अच्छा, वैसे मुझे भी ये लगता है कि 5 साल की मुद्दत वैसे हमारी हालिया और
ज़रा इससे पहले की तारीख भी बताती है कि वाकई कुछ ज़्यादा महसूस होने लगती है, कुछ मुख्तदर हलकों को भी, शायद कौम को भी, शायद हम सब बेसब्रे हैं। सो 4 साल इज़ फाइन एज वेल। और काफ़ी दुनिया में अगर देखें हुकूमतों का ड्यूरेशन जो है वो 4 साल ही है। लेकिन वील हैव आवर गेस्ट तज्जियाकार लेटर इन द शो, तो उनसे भी पता कर लेंगे। की ज़बरदस्त कारकर्दगी की बातें, उनकी ज़बरदस्त कारकर्दगी की उन्हीं की ज़ुबानी बातें अपनी जगह, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि एक जगह सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी गई तो दूसरी जगह सेहत के शोबे में कुछ बेहतरी ज़रूर हुई है। तालीम का मामला यह है कि पंजाब में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और सिंध के तालीमी हालात पर सियासी मुखालिफिन भी PP को आड़े हाथों लेते हैं। पंजाब में आकर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं और जहां से आए हैं वहां जाकर देखो तो स्कूलों में बच्चों की बजाय वहां पर मवेशी बंधे हुए हैं, जानवर बंधे हुए हैं। अच्छा, आई लाइक द होल स्टाइल। आपको पता है ना कि ये वो टाइम होता है जब आपको लोगों में आपको जाना होता है तो एक वो स्टाइल चेक भी साथ साथ चलना चाहिए। एंड इट्स सो कोल्ड ओवर देयर, गुड टू वेयर सम फर। अच्छा जी, इंतखाबात अब आपको पता ही है कि चंद दिन की दूरी पर हैं और दोनों जमातों की पूरी तवज्जो इंतखाबी मुहिम चलाने पर है। कल नून लीग ने सियालकोट में बड़ा जलसा किया। मियाँ साहब का दावा है कि मुल्क को तरक्की के रास्ते पर सिर्फ वही ले जा सकते हैं और शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर बिलावल को निशाने पर रखा। ज्यादा बेहतर था या आज 2023-24 ज्यादा बेहतर है? मुझे बताओ, जरा पूछो उन लोगों से, पूछो जिन्होंने मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। आपने क्यों इतना बड़ा जुल्म किया? मुझ पे नहीं किया, आप पे किया है, कौम पे किया है। आपकी रोटी महंगी कर दी है, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, फीसों के पैसे नहीं हैं, बीमारी घर में आ जाए तो इलाज के पैसे नहीं हैं, बिजली के बिल आप नहीं दे सकते, बच्चियों के हाथ पीले नहीं कर सकते, अपना घर नहीं बना सकते, और ये सारा कुछ हमें रिवर्स करना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा सारा कुछ, और वही हालात वापस लाने पड़ेंगे, तरक्की की वही रफ्तार दोबारा वापस। लेकिन हम बहुत पीछे चले गए हैं, बड़ी मेहनत करने की जरूरत है और हम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे। एक सियासी मेहरबान है, वो आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल के दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, कोई फलां कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। गौर से देखें तो लगता है कि ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। कुछ भी हो, इंशाअल्लाह ये अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा के उनको मैदान से बाहर कर देगा। शेर फिर इंशाअल्लाह धाड़ेगा, दुश्मनों को भगाएगा और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली और तरक्की का दौर दोबारा शुरू होगा। पीपल्स पार्टी NICVD और गंबर जैसे अस्पतालों और मंसूबों की मिसाल देती है। वो अपने दस्तनिकाती मंशूर को तमाम मसाइल का हल समझती है। बिलावल ने कल रावलपिंडी के लियाकत बाग में खिताब करते हुए कहा कि गैर जमहूरी साजिश के जरिए एक जमात को चौथी बार इक़्तिदार में लाने की कोशिश हो रही है। आसिफ जरदारी ने भी कल इशारों के नायों में दिल की बातें की हैं। मसला ये है, पाकिस्तान को इस्लामाबाद वाले समझने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान के सोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस जानती है और जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स। ये आपकी बनी हुई पॉलिटिकल फोर्सेस या बनाई हुई या आप अब जो बनाने जा रहे हैं वो फोर्सेस ये नहीं समझेगी। आप कोशिश करके देख लें। अब भी कोई परफेक्ट जमहूरियत नहीं है, ये कोई सब सही जमहूरियत नहीं है, मगर ये आस्ते आस्ते बनती है। इंशाल्लाह हम बलोचों का हक, आपकी धरती का हक, वो सब आपको दिलाएंगे। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि सिर्फ उन भूले भटके दोस्तों को समझाएं जो बंदूक में हाथ डालते हैं, जो हथियार का काम लेते हैं। आप चलो जमहूरियत की तरफ। जो बलूचिस्तान जमहूरियत में काम कर सकता है वो जंग जयदल में नहीं होता। सोच समझ के वोट डालते हो तो ये जो चौथी बार बनने वाले हैं जमहूरी साजिश है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके इस साजिश को नाकाम करवा सकते हैं। समझो कि इस इलेक्शन में अब खान साहब नहीं रहा। अगर आपने इस इलेक्शन में
होशियार होके वोट देना है, आपके वोट का ताकत को इस्तेमाल करना है, जाया नहीं करना है। तो आपको 8 फरवरी को सिर्फ एक इलेक्शन में तीर पे मोहर लगाना पड़ेगी। अच्छा जी, कैंपेनिंग तो जारी है। बिलावल भी, आसिफ जरदारी भी, उधर आसिफा भी लियारी में रैली के लिए निकली हुई थी। लेकिन बात यह है कि दोनों जो मेजर पार्टीज हैं हमारी इस वक्त, PMLN और PPP, वो सारे ऑब्वियसली अपने अपने दावे भी कर रहे हैं, अपने कारनामे आवाम के सामने रख रही हैं। लेकिन सिंध हो या पंजाब, किसी एक शोबे में बेहतर परफॉर्मेंस काफ़ी नहीं। दोनों सूबों के वोटर्स चंद चीज़ें नहीं बल्कि मुकम्मल पैकेज मांगते हैं। एंड व्हाई नॉट? They demand that from their leaders and the leaders should deliver. अब इस पे हम बात भी करेंगे। सबसे पहले हमें बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद महमल सरफराज, सीनियर तज्जियाकार हैं। महमल, कुछ देर में हमें डॉक्टर सूरत संधू भी ज्वाइन करेंगे और सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सलीम साफ़ी साहब। महमल, ये भी बता दें सबसे पहले तो, क्योंकि हम वी वर जस्ट डिबेटिंग ओवर इट, हम बात ही कर रहे थे कि PTI के मंशूर में जो इन्होंने कहा है कि वो टेन्योर नेशनल असेंबली का 4 साल कर देंगे और सेनेट का 5 साल, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़रा ये थोड़ा सा हमें समझा दें। जी शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग। बात तो ये है कि जो एक्चुअली 4 साल या 5 साल जो है टेन्योर अगर वो कम भी करते हैं, एक तो खैर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, जिसके लिए जाहिर बात है आपको जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए होती है। लेकिन असल चीज़ जो इसके अंदर ये है जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि पार्लियामेंट को आप 4 साल करें या 5 साल, जब तक पार्लियामेंट अपना काम नहीं करती, और वो काम ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस फोरम को इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके लोगों के हकूक़ के लिए और जिस काम के लिए वो आए लेजिस्लेशन के लिए, जब तक वो नहीं करेंगे, साथ मिलकर नहीं बैठेंगे, इकट्ठे नहीं मुल्क को आगे चलाएंगे, तो फिर वो 4 साल हो या 5 साल हो तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। क्योंकि उसका हमने देखा है कि यहाँ पर हमने हुकूमतें ऐसी देखी भी हैं कि जो सिर्फ आती हैं और फिर आकर ऑपोजिशन के मेंबर्स को टारगेट करती हैं, उनको जेलों में डालना, आज़ाद मीडिया को बंद करना और इस किस्म की जो चीज़ें उनके ऊपर उनका फोकस होता है, ना कि ये कि वो आवाम के लिए कर सके। पार्लियामेंट का फोरम आवाम के लिए है, उसको आप 4 साल या 5 साल आप पेश कर रही हैं, लेजिस्लेशन, कानून साजी, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि लेजिस्लेशन से ज़्यादा फोकस तरक्याती फ़ंड्स पर होता है। फ़ंड्स बनवा दें, स्कूल खुलवा दें, प्राइमरी को सेकेंडरी करा दें। हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से हो गया है, बाय ऑटोमेटिक कह लें, या ठीक नहीं हो पा रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है कि नहीं ठीक हो पा रहा है। जिनका ये काम है, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट सतह के मामलात हैं, वो MNAs बैठकर हल कर रहे होते हैं या सड़कें बनवा रहे होते हैं। डू यू थिंक कि ये भी एक मेजर मसला है कि हमारे यहाँ लेजिस्लेशन पे उस तरह तवज्जो नहीं होती? फिर देखिए अब्दुल्ला, ये आपने बहुत अहम जो बात की है ना, वो है डेवोल्यूशन ऑफ पावर, यानी आपने जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस की बात की है, ये बहुत अहम है। और हमने देखा है कि यहाँ पर MNAs हों, MPs हों, चीफ मिनिस्टर्स हों, ये लोग डिवॉल्व ही नहीं करना चाहते पावर आम जो है यानी ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर। जब तक लोकल बॉडीज़ नहीं होंगी, लोगों के आम जो अवामी मसाइल होते हैं वो हल भी नहीं हो सकते। और असल में हम जमहूरियत की, अगर ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बात करते हो, तो असल जमहूरियत तो लोकल बॉडीज़ के अंदर है ना, उनको एम्पावर करें, डिवॉल्व करें आप पावर। 18वीं तरमीम हो चुकी है, सूबाई खुद मुख्तारी हो चुकी है, उसके बाद अब आप लोकल सतह के ऊपर भी पावर दे। इसके ऊपर जो है काम करने को तैयार नहीं। लोकल बॉडीज इलेक्शंस के वादे तो कर देते हैं, हमने मंशूर में भी आप देखें, नून लीग के मंशूर के अंदर भी है, लेकिन होता क्या है कि जब बात आती है तो उस वक्त इस तरह की चीजें कर देते हैं कि सेंट्रलाइज हो जाए पावर, ना कि ये कि वो पावर उनको दी जाए। तो जब तक ये नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में सही मानों में वैसे भी जमहूरियत जो है वो नहीं आएगी जब तक लोकल बॉडीज एम्पावर्ड नहीं होंगे। ट्रू। मेमल हमारे साथ ही रहेगा, डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर सूरत सिंधू हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सियासी अमूर की एक्सपर्ट हैं, तज्जियाकार हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। डॉक्टर साहब, इलेक्शन करीब है तो नए वादों के साथ पहली परफॉर्मेंसेस पर भी बहुत बात हो रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सिंध की सूरत हाल पर एक बहस जारी है। बिलावल का दावा है कि सेहत के शोबे में सिंध में ज़बरदस्त काम हुआ है। आपसे हम पूछना चाहेंगे, क्या ज़मीनी हकाइक यही हैं कि बड़ा ही एग्जाम्पलरी काम हुआ है और शायद बाकी सूबे भी इस परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध में काम कर रही है और 15 साल से उनके पास बहुत सी चीजें होनी चाहिए बात करने के लिए, सवाए इनके पास गंबट में एक सेंटर है, ट्रॉमा सेंटर है, और उसके बाद NICVT है। तो हमारे पास दूसरी चीजें भी हैं जिन पे ये बात कर सकते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि उनके पास है ही नहीं। वो नेचुरल रिसोर्स
रिसोर्सेज पे बात नहीं कर रहे, लैंड ग्रेबिंग पे बात नहीं कर रहे, माउंटेन कटिंग पे बात नहीं कर रहे, ट्रेजरी हॉस्पिटल्स की कंडीशन पे बात नहीं कर रहे। मैं डॉक्टर हूँ और हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल में हमारा काम है, वैसे तो हमारा लेबोरेटरी में भी काम है, लेकिन ये है कि यहाँ पे वो क्यों नहीं आ रहे। ये भी बताएं कि दादू में जो सिविल हॉस्पिटल है उसकी कंडीशन क्या थी, वो फ्लड में हमने देखी। फ्लड में कितने रोड कनेक्ट कर रहे थे स्मॉल टाउन्स को और गाँव को बिग सिटी से, और कितनी हॉस्पिटल की टीम्स थी वहां पे, और खुद वॉलंटियर लोग गए कि नहीं गए। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमें उनको बार बार याद दिलानी चाहिए, और ये भी कहना चाहिए कि उन्होंने ना जस्ट माइनॉरिटी को सबसे ज्यादा इग्नोर किया, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी सबसे ज्यादा रहती है सिंध में, जिसकी परसेंटेज 1.5 है। तो उन्होंने जो 10 पॉइंट्स का अपना मंशूर दिया है, तो मुझे लगता है कि वो 10 पॉइंट का मंशूर उनका वैसा ही है जैसे पाकिस्तान के फ्लैग में वाइट, हमारे पास झंडे में वाइट स्पेस है, एक एस्थेटिक है माइनॉरिटीज के लिए, वैसे ही हम माइनॉरिटीज की सीट देते हैं और फिर एक सेनेटर को कह देते हैं कि जब भी माइनॉरिटी से आई है एस्थेटिक पर्पस के लिए, उसका कोई भी असल मकसद नहीं होता। अफसोस की बात यह है कि बिलावल भुट्टो ने एक बार भी ना क्रिश्चियन और ना ही हिंदू लड़कियों की अबडक्शन, फोर्सफुल कन्वर्जन की लिए बात की है। तो जब वो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, और हमें लग रहा है कि अगर ये अपनी गवर्नमेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो ये बताएं लोगों को कि उन्होंने बेसिक सहूलियात सेहत के अलावा यू हैव मेड अ पॉइंट डॉक्टर सूरत, और ये बात हम बल्कि महमल आपसे भी करना चाहेंगे। और ये एतराज़ जो है बहुत जगहों से एक्चुअली आ रहा है कि मंशूर तो आ जाते हैं, लेकिन ग्रास रूट्स पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों की, क्या उनको स्टडी किया जाता है या फिर एक ओवरऑल कि बहुत अच्छा लगे तो चलो मैनिफेस्टो में ये चीज़ें डाल दिए जाएँ, वेयर एज उनके इलाकों की, उनकी जगहों की, उनके सूबों के मसले कुछ और होते हैं जिन पे उस डेप्थ में डिस्कशन ही नहीं होती जो कि होनी चाहिए। जिस तरह के अभी डॉक्टर साहिबा ने फोर्स्ड कन्वर्जेंस की भी एक बात की जो एक सिंध का प्रॉब्लम है। बिल्कुल, देखिए ये तो एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फोर्स्ड कन्वर्जन्स का, और वैसे भी हम हमेशा बात यहाँ पर हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहते ज़रूर सुना है कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स होने चाहिए, हकूक़ होने चाहिए, लेकिन ये चीज़ें बहुत अहम थी कि इनको बार बार हाईलाइट किया जाता और मंशूर के अंदर ख़ास तौर पर किया जाता। आप देखिए कि अगर आप पीपल्स पार्टी और नून लीग के मंशूर उठा के देख लें, दोनों ने अपनी कोर स्ट्रेंथ्स के ऊपर जो है वो मेनली फोकस किया है। यानी अगर पीपल्स पार्टी बात करती है तो वो वर्कर्स राइट्स की बात करती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, पॉवर्टी एजुकेशन की बात करती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, इस तरह की बात करती है। नून लीग का अगर आप मंशूर देखें तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो इकोनॉमी के ऊपर है, महंगाई कैसे कम करनी है, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ानी है, डेवलपमेंट करनी है। फिर उसके अंदर नैब को ख़त्म करने की भी बात की है, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने की बात की है, लोकल बॉडीज इलेक्शंस की बात की है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अहम है, हम यहाँ पर हमेशा बात करते हैं मिसाक जमहूरियत की भी करते हैं, मिसाक मईशत की भी करते हैं, हमारे सियासतदान भी ये बातें करते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक चीज़ कही है, उन्होंने कहा है कि एक ह्यूमन राइट्स के चार्टर के ऊपर भी इन पॉलिटिकल पार्टीज को काम करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब अभी बात करी थी माइनॉरिटीज के राइट्स के ऊपर, तो एक ह्यूमन राइट्स चार्टर अगर उसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज काम करें तो उसके अंदर माइनॉरिटीज राइट्स भी आ जाएंगे, ह्यूमन राइट्स भी आ जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स भी आ जाएंगे। आप देखें माजी में अब्दुल्ला बहुत सारे जो लोग थे, आपने देखा होगा कि ना उनको ह्यूमन राइट्स दूसरों के पामाल होते नजर आते थे, ना फंडामेंटल राइट्स की कोई परवाह थी। अब वो बातें करते हैं तो चले दे रहे दुरुस्त है, अच्छी बात है, लेकिन तभी याद आते हैं सारे इंसानी हकूक जब अपनी बारी आती है। लेकिन ये सिलसिला कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो खत्म होना चाहिए। फिर एनवायरनमेंट की बात है, फिर फूड सिक्योरिटी की बात है, फिर वाटर स्कैर्सिटी की बात है। ये सारे इशूज हैं जो तमाम पार्टियों को एक्चुअली मंशूर में डिस्कस करने चाहिए, बिकॉज़ वी आर एट द एंड ऑफ द डे। यू आर वेरी राइट महमल, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस टाइम। दूसरा ये अब्दुल्ला वैलिड पॉइंट इधर ये भी था कि वाकई जो मंशूर में बातें, जितने भी दावे और नारे किए हों, वो जब हुकूमत में पार्टीज आती हैं तो समहाउ वो साइडलाइन हो जाते हैं फॉर सम ऑड रीज़न, हमने ये देखा है। अच्छा, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम ज़ाहिर है आपने बड़े कुछ अहम मामलात उठाए हैं। ये बताइएगा कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जिक्र हुआ, पीपल्स पार्टी के नाक़िद ये कहते हैं कि सूबे में तालीम के शोबे का हाल अच्छा नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की सहूलियात ना होना और बदतरीन सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पीने के पानी की कमी जैसे मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या साबिका हुकूमतों की इस जाने बिल्कुल तवज्जो नहीं थी? आप ये समझा सकती हैं कि कोई बेहतरी आई है ओवर द ईयर्स? जी बिल्कुल, फ्लड में हमें ये चीज़ें सबसे ज़्यादा दिखने में आई। आप देखिए, फ्लड तो 2010 में भी आई थी,
लेकिन तब पीपुल्स पार्टी को इतनी ऑन ग्राउंड रेजिस्टेंस नहीं मिली, लेकिन अब पीपुल्स पार्टी को ऑन ग्राउंड रेजिस्टेंस बहुत दिखने में मिल रही है। और ये अच्छी बात है कि हमारे सिंध का नौजवान अपने इलाके के लीडर से बात कर रहा है। लीडर तो वो होता है जो सबको लीड करे, ये इलेक्टेड जस्ट पपेट है जिनको सीट सिर्फ फिल करनी होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास वोट पहले से ही सिलेक्टेड होते हैं। हमारे पास ये भी पता है कि पावर गेम है, जिनके पास पावर होता है, जो सबसे ज्यादा अच्छा यस बॉस होता है, वही असेंबलीज में पहुंचता है। तो पानी की सहूलियात होगी, सेहत की इवन सहूलियात होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रेजरी केयर हॉस्पिटल्स, इवन जो सेकेंडरी और प्राइमरी केयर हॉस्पिटल्स की भी हालात इतने अच्छे नहीं है कि ये आपकी टीम तो हर जगह पे फैली हुई है। आप अपने रिपोर्टर्स को कहें कि कैमरा उठाएं और इस बार बगैर इन्फॉर्म किए एमएस को जाए हॉस्पिटल में, देखें कि मरीजों की हालात क्या है और देखें कि पानी साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो हमारे पास इतने केसेस कैसे आए थे कॉलरा के, हमारे पास मलेरिया के इतने केसेस, अभी जो आउटब्रेक हुआ था मलेरिया का वो कैसे हुआ था। तो ये चीजें हैं, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते और बार बार इनको याद दिलाना चाहिए कि नौजवान के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, उसके लिए सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। ये नहीं हो कि अभी भी नौजवान कराची यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और कोई भी उनके पास नहीं गया। अच्छी चीज़ें आपने पॉइंट आउट कराई हैं और कुछ तो जैसे जिक्र भी की जाती हैं, लेकिन एक अजीब व गरीब तरीके से, जैसे पानी ना होने या पानी की कमी का जिक्र जो है वो बिलावल भी अपनी स्पीचेस में और अपने कर चुके हैं, जिसमें वो खुद बताते हैं कि जी हमारे घर भी पानी नहीं होता। मतलब वो थोड़ा सा अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो दैट इज़ नो एक्सक्यूज़। पानी उनके पास भी होना चाहिए और ऑब्वियसली जो लोग सफ़र कर रहे हैं आवाम के पास भी होना चाहिए। अच्छा, ये डॉक्टर सूरत, ये तासुर बड़ा आम है कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों की कमी, मोटरवेज ना होने की वजह ये है कि इन इलाकों के लोगों की ये डिमांड नहीं है। तो इसमें हम चाहते हैं आप ज़रा रोशनी डालें, ऐसे कैसे हो सकता है? अजीब सी बात लगती है। क्या आवाम को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए या उनकी अवलीन तरजीह नहीं है? ये हमें ये बात समझ नहीं आई। जो लोग ये कह रहे हैं कि इनकी डिमांड नहीं है, तो मुझे उनसे ये सवाल करना है कि बताएं उन लोगों की डिमांड क्या है। उनकी डिमांड स्कूल नहीं है, उनकी डिमांड सड़कें नहीं है, उनकी डिमांड अच्छे घर नहीं है, उनकी डिमांड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनकी डिमांड पानी नहीं है, उनकी डिमांड ये नहीं है कि उनको अच्छी सहूलत हो, उनकी डिमांड ये नहीं है कि मैटरनिटी होम्स होनी चाहिए। तो उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड ये है कि आप हमें अकेला छोड़ दें किसी मैदान में और हमें सांस लेने के लिए भी प्योर एयर उनके पास अवेलेबल नहीं है। आपको पता है क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में हो रहा है और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को हो रहा है। हमारी सिंध का जो 60% है वो एग्रीकल्चर पे चलता है और एग्रीकल्चर में हमें पता है कि जो सबसे ज्यादा लैंड है वो किन के पास है, वो ही वडेरे हैं जो असेंबलीज में बैठे हुए हैं और उनके पास जो हारी हैं उनके पास तो बेसिक सहूलियात भी नहीं है, उनसे ही वो वोट लेके आते हैं। तो उनकी वो नुमाइंदगी कैसे करेंगे? वो अपने नौजवानों को स्कूल में नहीं भेजते और वो उनका तो ये कहना होता है कि तो वो स्कूल जाएंगे तो फिर खेती बाड़ी कौन करेगा। सोशल मीडिया पे तो बयान चल रहा था कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपका पानी रोक लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो लोग कोई अपनी डिमांड कर सकते हैं अपने ही मास्टर से? वेल एक्सप्लेन, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूरत फॉर बीइंग विद अस। डेफिनेटली कंसर्न्स तो इतने मैसिव हैं और ये इंसिनुएट कर देना कि ये एक्चुअली दिस इज़ नॉट द डिमांड ऑफ द पीपल, ये परहैप्स अर्बन सेंटर्स की प्रॉब्लम्स होंगी, इनकी नहीं है, दैट इज़ सो रॉन्ग। बिकॉज ऑब्वियसली फिर तो बात ये है कि वो जिधर हैं वो उधर ही रखना है उनको और मजीद उनको एलिवेट करना ही नहीं है। तारीखी शहर है जैकबाबाद, बिल्कुल बलोचिस्तान से क्लोज विसिनिटी पे है। अल्लाह माफ़ करे अगर वहाँ आप चले जाएं तो आपको लगता है आप कोई पिछली सदी में, पिछले आप कोई 100 साल पहले चले गए। लेकिन बाज़ ऐसे हैं जहाँ एक्सेस भी है, सब कुछ है। मदीना आप चले जाएं, सब कुछ बेहतरीन आपको सड़कें मिलेंगी, एक्सेस भी मिलेगी उधर, यू नो इट इज़ एन वियर्ड कॉन्ट्रास्ट। अच्छा, बड़ी फिर स्टेटमेंट जब इस किस्म की आती हैं। एनीवे, हमें ब्रेक लेनी है, हम जरा बाद में इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। इन द मीन टाइम यू कैन राइट इन टू अस एज वेल। जियो पाकिस्तान टीवी। अच्छा जी, कल जो था बड़ा एक्साइटिंग दिन था, एटलीस्ट फॉर कराचीइट्स एंड इस्लामाबादीज़, क्योंकि
क्योंकि 2 मैराथन्स थे। और वैसे तो कराची की चलें बात कर लेते हैं पहले। कराची में पहले भी मैराथन्स होती रही हैं, लेकिन कल की मैराथन के रंग ढंग और सज धज ज़रा कुछ डिफरेंट थे, मुनफरिद थे, क्योंकि ये आलमी एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा कराची में पहली मैराथन थी। और कराची मैराथन का सी व्यू पर निशाने पाकिस्तान से सुबह 7 बजे आगाज़ हुआ। मर्द, ख़वातीन, बच्चों समेत शायकीन की बड़ी तादाद ने सी व्यू का रुख किया। मुख्तलिफ कैटेगरीज में मर्द, ख़वातीन और बच्चों समेत गैर मुल्की शहरी भी शरीक हुए। इट वॉज क्वाइट अ साइट टू 4 कैटेगरी शामिल थी। इट वॉज एन ओवरवेलमिंग साइट। आई वुड बिलीव पीपल रजिस्टर्ड टू फॉर दिस इवेंट, और जिसमें हर तरह के लोग मौजूद थे। मर्द तो थे ही, बुजुर्ग थे, बच्चे कितने थे, पूरे खानदान थे। मतलब पूरी बुरकों में ख़वातीन भाग रही हैं अपना आगे। शहरियों ने भी बहुत एंजॉय किया। हम तो तमाशाई थे, एज इन हम स्पेक्टेटर्स थे। हम फिनिश लाइन के पास अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ खड़े हुए थे, और जो बस क्रॉस कर रहा था उसके लिए तालियां बजा रहे थे। भी बहुत थी, which was so nice and so fun के सपोर्ट में लोग super happy because वहाँ पर वो स्पाइडरमैन और पांडा और पता नहीं कौन गेटअप किए हुए लोग भी मौजूद थे। साथ-साथ एक्साइटमेंट चली रही होती है। लोगों ने क्या तासुरात थे उनके, किस तरह से इजहार ख्याल किया, ये भी सुनिए। बस बहुत अच्छा है कि आजकल फिटनेस इंडस्ट्री कराची में बहुत तरक्की कर रहा है, और इसकी काफ़ी ट्रेनिंग भी है, क्योंकि आप हाफ मैराथन भाग रहे हैं। इट्स नॉट अ जोक। मज़ा आ रहा है, ये मज़ा है। सुबह एक अच्छी एक्टिविटी भी है, इसमें ट्रेनिंग भी होती है, तो ज़ाहिर है एक अच्छी फीलिंग होती है सुबह ऐसे उठ के रनिंग। इट्स अ गुड एक्टिविटी इन द मॉर्निंग। बहुत लोगों आए हुए, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। हाँ। तो आप अच्छा, जो जा नहीं सके उन्होंने जियो सुपर पे इस इवेंट को फॉलो किया, और फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कुछ हुआ। इट वाज क्वाइट अ साइट टू सी। 2 विनर्स हमारे साथ हैं आज। के विनर हैं महानूर फातिमा, और बहुत सी खवातीन ने वैसे तो फुल मैराथन अटेम्प्ट की, लेकिन उसमें से 3 ही मुकम्मल कर पाई, और पहले नंबर पर आई महानूर फातिमा। और सुहेल आमिर है हमारे मर्दों की कैटेगरी के विनर। सो सबसे पहले तो आप दोनों को मुबारक हो। बहुत मुबारक हो आपको, क्वाइट अचीवमेंट। लेकिन लेडीज फर्स्ट, महानूर आपसे शुरू करेंगे। महानूर, ये लग नहीं रहा था कि आपकी पहली रेस है, तो ज़रा अपनी बैकग्राउंड बताएं। अच्छा, मैं तकरीबन 1.5 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर करती हूँ ना। 42 मेरा फर्स्ट टाइम था। वाओ। तो 42। ये बस एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने की थी कि मैं पूरी कर सकती हूँ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं फर्स्ट हो जाऊँगी। आप फर्स्ट हो जाएंगी, और सिर्फ 3 ने पूरी किया, और उसमें से आप पहले नंबर पर आ गई हैं। बीच में कोई ऐसा पॉइंट आया था, यू नो, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 42 किलोमीटर्स, कि आपने सोचा कि यार बाकी लड़कियां भी तो निकल रही हैं, मैं भी निकल ही जाऊं। नहीं, असल इम्तिहान जब शुरू होता है ना, वो 30 किलोमीटर के बाद हुआ था, और मतलब कि ऐसा लगता है कि अब आप कर नहीं सकते हो बिल्कुल, मतलब बैठने वाली हालत के, अब तो पाँव उठेगा ही नहीं आपका। लेकिन जो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी वो मेरे कोच थे, जो मेरे साथ बिल्कुल लगे हुए थे, और उन्होंने मुझे कहा कि अब आपकी विल पावर है, और आप अगर इतना कर चुकी हो तो 10 किलोमीटर भी हो ही जाएगा। जो कि उनकी मोटिवेशन मुझे मिलती रही, और मैं करती गई और पहुंच ही गई। मनूर, कमेंडेबल, क्योंकि ये इतना आप कर लें, और जिस तरह आप अपनी ये कहानी सुना रही हैं, तो ये आपकी अपनी भी अंदर से एक एनर्जी, एक पोटेंशियल का लेवल जो है ना, वो अनलॉक हुआ है। सो नाउ यू नो कि आप कितनी दूर तक जा सकती हैं। सुहेल, अपना बताइएगा कि आप भी काफ़ी अरसे से ट्रेन कर रहे हैं। हाउ डिड दिस हैपन? जी, कल का जो कोर्स था काफ़ी टफ कोर्स था, 42 किलोमीटर, और मैंने 2 घंटे और 36 मिनट में जो है ना ये फासला तय किया है। मौसम अच्छा था कराची का, बहुत अच्छा था, बिल्कुल बहुत अच्छा था। तो ना गर्मी थी ना सर्दी थी, बहुत मज़ा आ रहा था रेस में। जब 30 किलोमीटर हो गई थी, तो उसके बाद जो है ना, मतलब कि बॉडी को ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कहाँ रुक जाएंगे हम। तो जो अपनी ट्रेनिंग थी, जो विल पावर थी, उसके साथ फिर हमने उसको जो मैंने आस्ता से आगे चलाया। तो सुहेल, आपकी ये पहली 42 किलोमीटर की रेस थी, या आपने इससे पहले भी कहीं फुल मैराथन भागी हुई है? जी, वैसे तो मैं 5000 मीटर एंड 10,000 मीटर का जो है नेशनल चैम्पियन हूँ 7 साल से। वंडरफुल। तो इंटरनेशनली लेवल पे जो है मैं पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी जो है कंट्रीज़ में जा चुका हूँ, और अभी मैंने 10 किलोमीटर का रिकॉर्ड किया है अटक में, जो नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप थी वहाँ पे, और 21 किलोमीटर में दुबई हाफ मैराथन का भी रिकॉर्ड किया है उधर। वाओ, ज़बरदस्त। तो ये जो 42 किलोमीटर थी, ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था।
जी महानूर, जल्दी से ये बता दें, चले ये विन हो गई आपकी और कितना आपको बूस्ट मिला होगा। अब करना क्या है? दुनिया में इतनी मैराथन्स हो रही हैं जो कि काफ़ी विनर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे पास भी आते हैं। आपके भी कुछ ऐसे प्लान्स हैं? प्लान्स बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात है ना, जब किसी एथलीट को सपोर्ट मिलता है ना, मतलब पीछे से सपोर्ट होना चाहिए, जो मिलना चाहिए प्लेयर्स को पाकिस्तान में वो यहाँ पर नहीं मिलता है। बाकी जैसे अब यहाँ का ग्राउंड है एनसीसी, तो वहाँ ग्राउंड में भी आप जितने बड़े प्लेयर बन जाओ ना, लेकिन वो आपको यही कहेंगे कि आपने ना मेंबरशिप करानी है। अब जैसे कि कुछ मेरी तरह एथलीट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो वो ये जो चीज़ है कि ये मैं काफ़ी पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में बोल चुकी हूँ कि जब तक आप अपने प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते कभी भी। अब जैसे मैं हूँ, मुझे मेरे क्लब की तरफ से सपोर्ट है, कोचेज़ वगैरह सपोर्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो उस वजह से मैं थोड़ी बहुत आगे आ रही हूँ और इंशाल्लाह मेरा प्लान्स बहुत बड़े बड़े हैं कि मैं इंशाल्लाह और आगे जाऊँ। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि आप अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा जो टैलेंट है वो निकल के आएगा। काफ़ी एथलीट्स मैंने देखे हैं ऐसे जो बगैर मतलब उनको सपोर्ट नहीं मिलता तो वो छोड़ देते हैं अपना करियर, लेकिन वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो छोड़ देते हैं उसकी वजह से। एस्टैब्लिश्ड है, सपोर्ट करेंगे तो टैलेंट हम कितने आगे जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं जाएगा। और ये हमारा अलमिया भी बहुत पुराना है महानूर, हम 7-8 साल से शो कर रहे हैं, तो हम हमेशा ये बात करते हैं। सुहेल, आप लेकिन माशाल्लाह उन लोगों में से हैं जिनको कुछ सपोर्ट मिली और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे, लेकिन ये मैराथन आपकी पहली थी। सो इसके अलावा भी आप जो दौड़े लगाते हैं, जो करते हैं, खेलते हैं, वो तो एक तरफ, आगे आपका मैराथन भागने का इरादा है? जी बिल्कुल, जिस तरह ये मैंने कराची में दूसरी मैराथन की है, पहली मैंने लाहौर में की थी। अच्छा, जो जिसने 12 के हवाले से हुई थी लाहौर में, तो ये मेरी जो है सेकंड थी। तो आगे का प्लान यही है कि अगर इसी तरह जिस तरह अभी मनूर कह रही थी कि सपोर्ट की बात आ रही थी कि अगर हमें सपोर्ट मिले जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट मिलनी चाहिए। थैंक यू सुहेल, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। सो मच मुबारक मनूर आपको भी, और हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। ये मेरा दम किया हुआ पानी। अच्छा, ये हम देखें जब तक पीर साहब का दम किया हुआ समझ तो आपको आ गई होगी ना, लेकिन खैर एनीवे उस पे हम फिर कभी बात करेंगे। और अब फिर कभी नहीं, वो हम बात करेंगे। हाँ, लेकिन ये मतलब ये मजाक है कोई कि मतलब दम किया हुआ है पानी, ये दम की हुई कॉफी, मतलब इस तरह तो फिर हम सारी चीज़ों पे दम करना शुरू कर देंगे ना। बट राइट नाउ दैट इज नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस एंड उसके लिए जो भी तैयारियां चल रही हैं और जल्द से जुलूस और मंशूर ऐलानात। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर आ चुकी है, तीनों बड़ी जमातों के मंशूर भी आ गए हैं, जहाँ PTI इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तो नहीं, आईनी तरामीम की बात कर रही है, PMLN, PPP। आपको तीनों में से किसका मंशूर ज़्यादा प्रैक्टिकल और काबिल अमल नज़र आ रहा है? वैसे तो अगर देखा जाए तो मंशूर कोई भी नाकाबिल अमल नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर जो पोटेंशल है वो अगर सही गवर्नेंस की जाए तो इन तीनों पार्टियों ने जो जो मंशूर पेश किए हैं और उसमें जो अहदाफ मुकर्रर किए हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन इन तीनों का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए और तो फिर ये तीनों मंशूर अपनी अपनी जगह पे नाकाबिल अमल नज़र आते हैं। मसलन PTI का हमने तो अभी रिसेंट तजर्बा किया है कि उनके मंशूर में क्या था, करोड़ों लोगों को नौकरियां देना और इस तरह के गैर हकीकी वादे थे, लेकिन उन्होंने बदतरीन गवर्नेंस दी। मईशत जो उससे पहले शरह नमू 4-5% पे उनको मिला था, उसको वो माइनस तक ले गए। इसी तरह पीपल्स पार्टी का दौर भी हमने देखा है, और पीपल्स पार्टी का दौर अगर किसी चीज़ के लिए शोहरत रखता है तो वो करप्शन है। मुस्लिम लीग नून के भी इसी तरह के मसाइल हैं कि दावे तो उनके बड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिर अमूमन एक तो उनका रुख वफाक की बजाय सिर्फ पंजाब की तरफ होता है, और दूसरा वो भी वादे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन उनके पास टीम ऐसी नहीं होती कि जो इस तरह के मंशूर पे अमल कर सके। लेकिन अगर सही टीम हो, सही विल हो, तो फिर पाकिस्तान के वसाइल इतने हैं कि इनमें से किसी भी मंशूर को काबिल अमल बनाया जा सकता है। यानी कुछ भी हो सकता है बेसिकली। अच्छा, ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों हुकूमत बनाने की बड़ी दावेदार नज़र आती हैं और उन दोनों का फोकस ज़्यादातर पंजाब और सिंध पर ही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कौन सी जमात या ग्रुप ज़्यादा आगे नज़र आ रही हैं आपको?
पहली बात तो ये है कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि दो कौमी जमातें जो कि पाकिस्तान के लिए एक जंजीर बन सकती थी, और पीपल्स पार्टी का तो माजी में नारा भी रहा है कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, लेकिन अमलन पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद होकर रह गई है और अमलन मुस्लिम लीग नून वो पंजाब तक महदूद होकर रह गई है, और जो दीगर छोटे सूबे हैं उन पे दोनों की तवज्जो ना होने के बराबर है, और दोनों को उधर से अब वो पजीराई भी नहीं मिल रही है, क्योंकि अपनी अपनी हुकूमतों में उन्होंने उन सूबों का सिर्फ हुकूमतों में नहीं बल्कि अपोजिशन में भी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसी जगहों को तवज्जो नहीं दी, नज़रअंदाज किए रखा। जहाँ तक वहाँ की सूरत हाल है तो बदकिस्मती उन सूबों की ये भी है कि लगता यही है कि गुज़श्ता इंतखाबात की तरह इस मरतबा भी खैबर पख्तूनख्वा में भी एक खिचड़ी बनेगी। मसलन कुछ सीटें परवेज़ खटक की, कुछ ANP की, कुछ JUI की, कुछ मुस्लिम लीग नून की, और किसी पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिल सकती। और यही सूरत हाल बलूचिस्तान की है कि बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ इलेक्टेबल्स इलेक्ट होंगे या फिर मुख्तलिफ जमातों को थोड़ी थोड़ी सीटें मिलेंगी। तो मुझे तो लगता यही है कि दोनों सूबों में कोई मखलूत हुकूमतें ही बनेगी। अच्छा, हमेशा की तरह साफ़ी साहब इस बार भी इंतखाबी मुहिम्मात में मज़हब का इस्तेमाल हो रहा है, सूबाइयत का भी, और ये भी देखने में आ रहा है कि गैर मोहतात किस्म के मखसूस स्टीरियोटाइप रेसिस्ट कमेंट भी सुने हमने। सो अब आपको लगता है कि ये कभी बदलेगा, कभी मैच्योरिटी आएगी? वैसे तो इंतखाबात में अमूमन इस तरह की चीज़ें रूटीन हैं, और जिसके हाथ में जो हथियार होता है, किसी के हाथ में मज़हब का हथियार होता है, किसी के हाथ में कौम परस्ती का हथियार होता है, किसी के हाथ में जमहूरियत का और अपनी कुर्बानियों का हथियार होता है, अपने बड़ों की कुर्बानियों का, तो उसको हर पार्टी पूरी क़ुव्वत के साथ उन हथियारों का इस्तेमाल इलेक्शन में करती है। और इलेक्शन में मुखालिफिन पर इल्ज़ामात और सख्तरीन इल्ज़ामात का सिलसिला भी पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एक मामला। पाकिस्तान में बाज़ जमातों की तरफ से बदकिस्मती से मजहबी कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और सियासत के लिए मजहबी कार्ड का इस्तेमाल बड़े संगीन नताइज बरामद होते हैं उसके। और दूसरा जो रेसिज़म का आपने ज़िक्र किया है, तो ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि जहाँ एक तरफ कौम परस्त जमातें वो रेसिज़म से काम लेती हैं, तो वहाँ हमें बड़ी जमातों के यहाँ भी बाज़ औक़ात उनसे ऐसे फ़िक्रे अदा हो जाते हैं कि जिससे रेसिज़म की बू आती है। मसलन ये जो नवाज़ शरीफ साहब ने कह दिया कि PTI वो खैबर पख्तूनख्वा में बनी है, उन्होंने कहा कि PTI बीमारी है और ये बीमारी खैबर पख्तूनख्वा से आई है, और फिर उन्होंने ये कमेंट्स भी दे दिए कि खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ लोगों को आसानी के साथ बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अब पहली बात तो ये है कि हिस्टोरिकली उनका ये दावा गलत है। PTI के लीडर इमरान खान का ताल्लुक़ लाहौर से था, वो लाहौर में पले बड़े, लाहौर में PTI बनी। हाँ, वो अलग बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग पंजाब की तरह बड़ी बड़ी जागीरें वहाँ पे नहीं हैं, और सिंध की तरह बड़ी बड़ी जागीरें वहाँ पे नहीं हैं। वहाँ निस्बतन लोग सोच के लिहाज से आज़ाद हैं, तो वो राय जल्दी बदल देते हैं, वो एतमाद भी जल्दी कर लेते हैं। लेकिन उनका ये भी रिकॉर्ड है कि जो कोई डिलीवर नहीं करता तो फिर वो बहुत जल्दी उनको दुत्कार भी देते हैं और उनसे जान भी चुरा लेते हैं। तो काश नवाज़ शरीफ जैसा कौमी लीडर ये रेसिस्ट रिमार्क्स ना देते तो बहुत बेहतर होता। ट्रू, बहुत शुक्रिया आपका सलीम साहब, हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम जरा क्रिकेट का मुख्तसर एक एलिमेंट है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट डे एंड नाइट टेस्ट मैच बाय द वे जीता है, और ऑस्ट्रेलिया एक दरेराना फैसला उन्हें शिकस्त से तो ना बचा सका, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करना पड़ेगी कि आखिरी दम तक वो लड़ती रही। वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की सरजमीन पर 27 साल बाद टेस्ट मैच में शिकस्त दी है। इसी तरह वेस्ट इंडीज़ की ये पहली डे एंड नाइट टेस्ट मैच की पहली जीत थी। अच्छा जी, लेकिन इस सारी जीत में बाय द वे दिलचस्प बात ये रही कि वेस्ट इंडीज़ की टीम ज़्यादातर नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी, और वेस्ट इंडीज़ ने पहली इनिंग्स में 311 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स 289 रन 9 विकेटों पर डिक्लेयर कर दी। ऑस्ट्रेलिया को दूसरी इनिंग्स में ये मैच जीतने के लिए 216 रन का हदफ मिला था, लेकिन पूरी टीम 207 रन पर ही बस बना सकी बेसिकली, और यूं महज 8 रन से कैंगरूज जो हैं वो हार गए।
अब दूसरी तरफ क्या हुआ है जी, इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान भी कांटे का मुकाबला देखने को मिला और इंग्लैंड ने हैदराबाद दक्कन टेस्ट में भारत को 28 रन से शिकस्त दे दी, लेकिन दोनों टीमें पूरी तरह लड़ती नजर आई। और इस क्रिकेट से ये जो सारी दोनों हम आपको बता रहे हैं मैचेस का, तो सोच जो है ना, रिवायती सोच से जदीद दुनिया क्रिकेट का मुकाबला अब नामुमकिन हो गया और ये बात पाकिस्तान को भी सीखनी पड़ेगी। जी, पाकिस्तान को भी जीत अगर चाहिए तो इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और वेस्ट इंडीज को सर्टनली शाबाश देनी चाहिए कि उनकी टीम ज़्यादातर नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है और उन्होंने साबित किया कि नया टैलेंट होता क्या है भाई। तो हमारा भी वैसे तो नया टैलेंट है, लेकिन अभी तक हम सवाल कर रहे हैं कि नया टैलेंट होता क्या है, अभी जवाब हमें नहीं मिला। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है। एंड देन यू नो द होल अप्रोच टुवर्ड्स प्लेइंग एंड The game has changed. सिकू ज़रा आप तो इस पर पहले भी बात करते रहे हैं, हम दोबारा रोशनी डालेंगे, ये ताज़ा एग्जांपल्स हमारे सामने आई हैं। Why are people talking about वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया's टेस्ट मैच? ये सबसे पहले एक्सप्लेन। ये देखो, वेस्ट इंडीज का जो कल्चर है ना, वो थोड़ा सा हमारे से मिलने लगा है। उनका तो पुराना चल रहा है कि उनके जो प्लेयर्स हैं उनका इशू पैसों का रहता है। आपको सबको पता होगा कि जो वेस्ट इंडीज की जितने भी आइलैंड्स हैं वो सब उनकी अपनी अलग हुकूमत है, अलग करेंसी है, अलग हर चीज अलग है। जब टीम बनती है तो वेस्ट इंडीज के नाम से बनती है, तो उनके यहाँ पैसों का इशू बहुत चलता है, प्लेयरों को पैसे कम मिलते हैं, इस किस्म के इश्यूज बहुत हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा उनके जो बड़े जैसी स्टार प्लेयर बनते हैं वो लीग्स में चले जाते हैं। लेकिन हमारे प्लेयरों को तो पैसे कम नहीं मिलते। नहीं, माशाल्लाह से इस हमारे स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो मतलब दो बादशाहों के से भी ज्यादा उनको पैसे मिलते हैं। और ये जो बच्चा था जिसने 7 खिलाड़ियों का आउट किया, शमार जोसेफ जो भी था, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ही, उसके पैरों पे चोट लगी हुई थी, उसको उठा के लेकर गए थे बाहर और अगले दिन आकर उसने जो है कमाली कर दिया और वो इस वक्त हीरो बना हुआ है। छोटे से गांव का वो रहने वाला है। मैं उसकी कहानी पढ़ रहा था तो मुझे शाहनवाज दहानी जो है उसकी कहानी उससे मैच करती हुई नजर आई कि खेतों में काम करना और वो एक छोटा सा गांव जहाँ 350 लोग रहते हैं वहां का वो रहने वाला है। मगर ये कि जो अप्रोच है टुवर्ड्स क्रिकेट वो उनकी बड़ी जबरदस्त थी। देखिए, पाकिस्तान ने सेकंड टेस्ट मैच में ये अचीव कर लिया था जब हमने उनकी 16 पे 4 आउट कर दिए थे और उसके बाद 153 की पार्टनरशिप लगी थी, कैच छूट गया था। तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट देयर विद द न्यू बॉयज। और जो दूसरा फर्क जो सबसे बड़ा इस फास्ट बॉलर में और हमारे बॉलर्स में था कि ये 146 145 के ऊपर बॉलिंग कर रहा था। हमारे वाले जो बेस्ट था वो आमिर जमाल था, वो 136 137 135 पे बॉलिंग कर रहा था। तो हमारे जो बेस्ट बॉलर थे वो भी 133 पे आ गए हैं, शाहीन शाह, अफरीदी वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ा जो वहाँ पर सिकंदर, हम कंपैरिजन क्या ड्रॉ कर रहे हैं? मतलब उनकी अगर नई टीम की हम बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज की, और आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम उनका भी हमारे वाला ही है, पैसों का एंड ऑल दैट, तो हम कंपैरिजन क्या ड्रॉ कर रहे हैं? बिकॉज हम तो डिस्पाइट आवर डेस्परेशन ऑन द ग्राउंड हमारी वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे आजकल क्रिकेट में, जो कि हम जी तकरीबन आ गए थे। नए वाले जो बच्चा था आमिर जमाल ने हमें सेकंड टेस्ट मैच में ऑलमोस्ट इस किस्म की सिचुएशन पे ले आया था, मगर हम वो उसको जो है उसकी फिनिशिंग टच नहीं दे सके। हमारा जो सबसे बड़े मसले चल रहे हैं वो ड्रेसिंग रूम के चल रहे हैं, जिसके अंदर हमारा जो डायरेक्टर क्रिकेट या कोच, इतना ज्यादा रश है और कौन है क्या है समझ में नहीं आता। तो आवर क्रिकेट इज नॉट बैड, आवर मैनेजमेंट इज बैड, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हमारा प्रॉब्लम टैलेंट तो ऑफ द पिच है। बच्चों में देखिए, बच्चों में टैलेंट है, लड़ने वाले हैं, सब लड़के खेल कर आते हैं, सबको शौक होता है पाकिस्तान से खेलने का, परफॉर्म करने का, सब कुछ। ये कहना अपनी ब्रीफिंग में कि किसी की तवज्जो नहीं थी, एवरीबॉडी वाज कंसर्न्ड कि उसे कौन सी लीग का एनओसी मिलेगा नहीं मिलेगा, नोबडी। ये तो है, ये तो फिर ये बात तो अब्दुल्ला, ये बात तो मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो लीग्स के ऊपर ज्यादा चला गया, पैसे बनाने में चला गया है। लीग्स की जो परफॉर्मेंस होती है, कई लोग तो, मैं तो कई लीग्स देखता भी नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, अखबार में पढ़ लेता हूँ या इंटरनेट पे जाके देख लेता हूँ। ये वो गेम है सिकंदर जिसमें कोई एंड नहीं है, मतलब इफ यू आर जस्ट रनिंग आफ्टर मनी एंड लीग्स, तो इसमें तो कोई लिमिट नहीं है। फिर आपको कोई भी जो मर्जी आपको आपका बोर्ड या आपका मुल्क पैसा दे दे, वो आपको कम ही लगेगा एट द एंड ऑफ द डे। अब देखिए, इसमें जो अब्दुल्ला जो सबसे ज्यादा दुख की बात ये होती है कि जब आप अपने मुल्क के जैसे शुरू करते हो खेलना, फिर मुल्क के लिए नहीं खेलते, ये बहुत हर्ट करता है कि आपके दिल में अपने मुल्क के खेलने की वो है ही नहीं। आप कहते हैं मैं तो नहीं खेलूंगा, मैं तो जाऊंगा बिग बैश खेलूंगा, तो यानी कि पाकिस्तान की आपने वैल्यू ही गिरा दी ना अपने मुल्क की। इसमें भी काउंसलिंग होनी चाहिए, एक साइकियाट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट इनको मोरल बूस्टिंग लेक्चर्स देता रहे और कुछ नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा। सख्ती
सख्ती होगी। यू हैव टू ड्रॉ लाइंस। मैं बार-बार आपको कहता हूं ना कि ड्रॉ लाइंस रूल्स। ये जो इंडिया वाला टेस्ट मैच है जिसमें इंग्लैंड ने इंडिया को हराया 28 से, देखिए इंडिया का जो है सब कॉन्टिनेंट में हम हमेशा कहते हैं कि स्पिनर्स, देखें ये टॉम हॉटमैन का पहला मैच था और उसने जो है मतलब 7 खिलाड़ी आउट कर दिए लेफ्ट आर्म स्पिनर, यानी कि उन्हीं की पिच पे उनको जाके स्पिनर ने आउट कर दिया, कमाली कर दिया उसने। मैं तो रो रहा हूँ मतलब कब से आपके सामने कि यार हमारे स्पिनर्स किधर चले गए, हम स्पिनर्स क्यों नहीं बना सकते, हमें पता है हमारे आ ही नहीं रहे प्रोड्यूसर, हमारे प्रोड्यूस हो रहे। देखें उन्होंने एक को तो वीजा भी नहीं दिया, कोई शुएब बशीर लड़का था पाकिस्तानी बॉर्न, रेहान जो है वो सिर्फ उसके 2 टेस्ट मैच हैं और लीच के 36 और ये हार्टले का पहला मैच था। उनके जो स्पिनर्स थे उन्होंने 100 मैच खेले हुए, तो कोई मुकाबला नहीं था। मगर देखें सेकंड विकेट, अच्छा इसमें एक चीज बड़ी दोनों मैचों में कॉमन थी कि दोनों ने पहले बैटिंग की और जीतने वाले दोनों ने सेकंड टाइम बॉलिंग की, तो ये बहुत बड़ा एक कॉमन था। और दोनों में एक ने 2 टेस्ट मैच खेले जो हीरो बना, एक ने पहला टेस्ट मैच खेला था हार्टले जो है वो हीरो बना। दैट्स फैंटास्टिक। नए बच्चों ने दोनों तरफ जो है परफॉर्मेंस दिए और इंडिया के अंदर तो मैं तो हमेशा कहता हूँ इस सब कॉन्टिनेंट में आप जाएं तो आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स होने चाहिए, हमारे पास नहीं है, एक भी नहीं है। बगैर खेले अनफिट क्वालिटी स्पिनर चांस तो हम भी दे रहे थे, लेकिन फिर वही वाली बात होगी ना सिकंदर, हमारे वो ड्रेसिंग रूम इश्यूज आ जाते हैं बीच में। नहीं पीछे पाइपलाइन में कोई स्पिनर नहीं है, वी डोंट हैव एनी। डू you know can you mention अब्दुल्ला मैं एक थोड़ा सा ट्रैक से उतर के बात करूंगा, थोड़ा सा ट्रैक से उतर के। अभी आप लोग जो है ना इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, मैं जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स वुमन है, अभी मैं उस बच्ची का इंटरव्यू देख रहा था, मेरा बड़ा दिल दुख रहा था कि वो कह रही थी मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, उस बेचारे को नेशनल ट्रेनिंग सेंटर में मेंबरशिप के लिए कह रहे हैं। यानी कि कितनी अजीब और फजूल सी बात है ये कि एक लड़की चैंपियन है, आप उसको जो है कहते हैं पहले मेंबरशिप लो, शी कांट अफोर्ड इट। हालांकि उसको वो करना चाहिए कि उसको लेके आए, बिल्कुल नॉट द अदर वे अराउंड। सारे स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इलेक्शन आ रहे हैं, वोट डालने से पहले ये जरूर देखने कि कौन उनके लिए फायदेमंद है कौन नहीं है। ये प्लीज सारे स्पोर्ट्समैन वोट डालने से पहले देखें कि उनकी नौकरियां किसने खाई, उनके साथ ज्यादती कहाँ हुई है। ये आप सिकंदर बात कर रहे हैं, लेकिन एक एज ए स्पोर्ट्समैन आई समटाइम्स वंडर कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कितना एक डीमोरलाइजिंग बात है कि हम खुद कह रहे हो कि जी हमें सपोर्ट करो बिकॉज वी आर डिजर्विंग, वेयरएज आपका अपना हार्ड वर्क, आपके मेडल्स, आपकी अचीवमेंट्स शुड स्पीक लाउडर देन दिस प्ली कि भाई आए और अब मेरी मदद करें। ये सालों की कहानी है, एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी हु हैज कम टू आवर शो से को आपने भी देखा होगा, हर कोई यही शिकवा हुमा। देखिए जो सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का होता है कि एक स्विमिंग की टीम, एथलेटिक की टीम जारी होती है, उसके साथ 6 ऑफिशियल्स चले जाते हैं जी, जो खिलाड़ी होता है वो कम होते हैं, ऑफिशियल ज्यादा जा रहे होते हैं, सारा पैसा उधर लगा देते हैं बच्चों की ट्रेनिंग के ऊपर। ये बच्ची अगर जीती है पता नहीं अभी कब बदलेगा। सिकंदर थैंक यू, लेकिन आपने बात बड़ी अच्छी की है और ये बाकी एवेन्यूज पे भी हम कहते हैं कि आप तो हर चीज को हमें वैसे लोगों को रिमाइंड कराना चाहिए, आप उन्हीं को वोट दें जो आपकी बात कर रहे हैं, यू सी देम अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप उन्हीं को वोट दें, बस बाकी सबको छोड़ दें। अच्छा जी ब्रेक ले रहे हैं। कैसे कैसे रिकॉर्ड बन रहे हैं और पाकिस्तानी नौजवान मैं कहता हूँ कैसे कैसे रिकॉर्ड बना रहे हैं। इनको पता कैसे होगा कि ये चीजें भी होंगी, ये खैर हम पूछेंगे। लेकिन पाकिस्तानी नौजवान है बिलाल इलियास इनका नाम है, हमें अभी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने मशहूर अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के 1 मिनट में 30 गाने पहचान कर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दर्ज किया है। और बिलाल इलियास अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के बहुत बड़े फैन है, ऑब्वियसली होना ही था, और वो उन्हें बचपन से सुनते आए हैं। 2019 में उन्होंने बरतानवी शहरी डीन सिम्पसन के 1 मिनट में 27 गाने पहचानने का रिकॉर्ड बनाया था तो तोड़ा, मतलब उन्होंने तोड़ दिया। पिछले साल 2023 में बिलाल ने 1 मिनट में अमरीकी गुलकार जस्टिन बीबर के सबसे ज़्यादा गाने पहचानने का रिकॉर्ड भी कायम किया था। सो जस्टिन बीबर के भी फ़ैन हैं, टेलर स्विफ्ट के भी फ़ैन हैं। टेलर स्विफ्ट के 50 गानों की फहरिस्त तैयार की गई थी जिसमें बिलाल को बगैर किसी म्यूज़िक के हर गाने के इब्तदाई अल्फाज सुनाए जाते हैं और वो गाना मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बता देते। सो लेट्स हैव बिलाल। और नाउ बिलाल, क्या हाल है आपका? ज़बरदस्त किस्म के आपके तो जी रिकॉर्ड हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये बता दें बिलाल कि ये सोच कहाँ से आई कि भाई मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, मुझे गाने भी पता हैं, आओ अब इसमें ज़रा इस कंपटीशन में जाएं। अस्सलाम वालेकुम। असल में ये सोच जो है न्यू आई थी, मैं पहले भी मल्टीपल टाइम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ
मैंने पहले भी 2 रिकॉर्ड्स बना चुका था। तो मेरा ख्याल यूँ आया कि मुझे 2 सिंगर्स पसंद हैं, एक जस्टिन बीबर और एक टेलर स्विफ्ट। तो क्यों ना इनके मुताबिक कोई रिकॉर्ड ढूंढा जाए और बनाया जाए। तो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव भी सिर्फ इन 2 सिंगर्स के रिकॉर्ड्स करता है, तो मैंने दोनों की बना ली। नहीं तो आपको ये पता कैसे लगा कि सबसे पहले आपने इससे पहले भी रिकॉर्ड बनाए हुए हैं कि इस किस्म के रिकॉर्ड भी होते हैं? मतलब हमारे लिए तो यही खबर है कि भाई ये गाने पहचानने का भी कोई गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एनिमल साउंड्स का जो इससे पहले आपने किया था वो भी कैसे पता चला? एक्चुअली मेरा ये कैसे कह लें कि हॉबी है कि मैं गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे रिसर्च करता रहता हूँ कि ना सिर्फ आप गाने याद रखते हैं, आप गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे रिसर्च भी करते हैं। जी मतलब दुनिया में कितने रिकॉर्ड्स हैं ये वो सब। आपका ताल्लुक कहाँ से है बिलाल? मैं बहावलपुर से हूँ, पंजाब। वंडरफुल जी, बहावलपुर का लड़का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है टेलर स्विफ्ट के गाने पहचान के। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो गानों का शौक था, सुनने का वो पहले था आपको और फिर आपने सोचा कि रिकॉर्ड बन सकता है, या रिकॉर्ड का पहले पता चला और फिर आपने कहा चलो मैं इसके गाने तो सुनूं? नहीं, मुझे गानों का शौक था। मैं टेलर स्विफ्ट को ऑलमोस्ट बचपन कह लेंगे 13 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, और मतलब मुझे उनके सारे लिरिक्स, सारे गाने सब मतलब याद है। शुरू में से लिरिक्स आपसे पूछें तो बता देते हैं, या बीच में से भी आपसे कोई भी लाइन पूछ लें तो बता देते हैं? जी वैसे तो मेरे से बीच में से भी कहीं से भी पूछते हैं। फॉर इंस्टेंस क्लियरिंग द एयर आई ब्रीथ इन द स्मोक, ये कौन से गाने की लाइन है, कुछ याद है आपको? नहीं मुझे इस टाइम आई रिवाइंड द टेप बट ऑल इट डज इज पॉज। ये मैं बीच से पूछ इस टाइम ना मैंने ट्रिक। अच्छा सही, ये मैं बीच से पूछ रहा था, वैसे मैंने ट्रिक किया था आपको। चलिए मैं पहली लाइन पूछता हूँ। जैसे कि न्यू मनी सूट एंड टाई, आई कैन रीड यू लाइक अ मैगजीन। ये ब्लैंक स्पेस का है। हाँ ये तो ठीक ही आपने कहा है क्योंकि हमने शुरू से स्टार्ट किया था। जी जी बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स थे उनके लिए मैंने काफ़ी वीक्स तक वो की प्रैक्टिस की थी। इवन तो मुझे बहुत अच्छे से आते थे लिरिक्स, लेकिन मुझे इस रिकॉर्ड के लिए भी 13 हफ्ते लगे थे। तो बिलाल आपके घर में आपकी कौन? आउट ऑफ द विंडो, ये कौन सा गाना है? जी किलिंग मी स्लो आउट ऑफ द विंडो, क्रूअल समर। किलिंग मी स्लो अब चले हो गया खैर। एनीवे ये तो हम अच्छा, लेकिन हम इंटरेस्टेड है आपके घर में कैसा रिसेप्शन है कि आपकी ये एक आपका शौक भी है, आपको मदद कौन करता है टू मेमोराइज, यू नो कोई ना कोई तो प्रैक्टिस करता होगा आपके साथ? नहीं मेरे साथ कोई भी इस तरह से नहीं करता, मैं खुद ही सारा दिन अपने रूम में बैठ के अकेला और इसकी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। तो अम्मी अब्बू भाई बहनों में से कोई म्यूजिकल और है घर में? नहीं घर में से तो किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं आता, फैमिली सॉरी फ्रेंड्स वगैरह में हैं, दोस्त वगैरह जिन्हें। नहीं तो उनको घर वालों को, अम्मी अब्बू को समझ है कि आपका बड़ा मार्का मारा है आपने, उनको ये पता है? हाँ जी वो न्यूज़ वगैरह देखते हैं, इस टाइम आपका मॉर्निंग शो भी देख रहे होंगे बैठ के, तो अच्छा ज़ाहिर बात है उन्हें पता है। एक और रिकॉर्ड भी बिलाल ने बनाया है और वो है जानवरों की, और ये रेगुलर कुत्ते बिल्ली टाइप आवाज़ नहीं पहचानते, ये स्पेसिफिक जानवर की नस्ल तक पहुंचते हैं कि किसकी आवाज़ है। मतलब सांपों की भी आवाज़ है। बिलाल ये कैसे किया आपने, जल्दी से ये बता दें कि सुन 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 के याद किया कि इनकी आवाज़ें क्या होती हैं? जी ये सबसे पहला मेरा रिकॉर्ड था, और जिसे कहते हैं ना कि मेरे बचपन से रिकॉर्ड था, मेरा ड्रीम था कि रिकॉर्ड तोड़ना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। तो ये मेरा सबसे पहला रिकॉर्ड था, और वैसे इसके लिए तो मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, 1 साल से भी ज़्यादा। तो मैंने ऑलमोस्ट 150 प्लस एनिमल्स के जो है साउंड्स और नेम्स और सारा कुछ सुन के वो याद किए थे, रिकग्नाइज किया था। और ये वो जानवर हैं जिनका बहुत सौ का तो नाम भी नहीं पता होता लोगों को आमतौर पर। अच्छा अब ये आपकी ये टैलेंट है आपका, आपको ये चीज़ें याद रहती हैं और अंडर प्रेशर आप बड़े अच्छी तरह उनको, मेमोरी भी आपकी अच्छी है। इस सारे टैलेंट को यूटिलाइज किस तरह करना है ज़िंदगी में, आगे क्या सोचा है? मेरा अगर आप कहेंगे फ्यूचर प्लान्स यही है कि इसी तरह से जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की स्ट्रीक जारी रखनी है, और वैसे क्या यानी कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना है, खुद भी पर्सनल अचीवमेंट के लिए भी। अच्छा प्राइज मनी भी कुछ होती है जब आप रिकॉर्ड बनाते हैं गिनीज की तरफ से?
अनफॉर्चुनेटली नहीं, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल ये वैसे कहाँ हो रहा है, ये जो मुकाबला हो रहा है? होनी चाहिए प्राइस मनी, तो ये तो बड़ी बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, कैसे अचीवमेंट होती है बस। हाँ, ये जो मुकाबला हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? बहावलपुर में ही हो रहा है ये जो आप रिकॉर्ड बना रहे हैं? जी जी, आप खुद ही लोकेशन उन्हें देते हो, वो अप्रूव करते हैं। तो मैंने बहावलपुर की दी थी और उन्हें अप्रूव कर दी थी। वंडरफुल। अब मुझे बताइए कि आपने, चलें ये पर्सनल अचीवमेंट के लिए रिकॉर्ड, तो वैसे अगला क्या बनाना है? जानवर भी हो गए, टेलर स्विफ्ट भी हो गई, जस्टिन बीबर भी हो गया, कोई है पाइपलाइन में? अगर इस टाइम का आप पूछें तो कोई प्लान नहीं है इस तरह का, कुछ स्पेसिफिक डिसाइड नहीं किया, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह आगे जो है ना इसी तरह से और रिकॉर्ड्स तोड़ने। हाँ, राहत फतेह अली का रिकॉर्ड अब गाने पे नहीं, राहत फतेह अली के रिकॉर्ड उन्हीं को तोड़ने दें प्लीज, और किसी को बीच में ना डालें। ये बताएं बिलाल के ब्लाइंड फोल्ड क्यों करते हैं? मतलब वो तो वैसे ही ऑपोजिट बैठा हुआ था बंदा आपके, जरा और ज्यादा प्रैक्टिस भी आप ब्लाइंड फोल्डेड ही करते होंगे फिर? बस वो इसी कंफर्म करने के लिए ना कि कोई चीटिंग ना हो, कुछ ना हो। अब ये भी तो हो सकता है ना कि साइड पे कहीं पे वो जो स्क्रीन पे चल रहा है वही मेरे सामने भी चल रहा हो। अच्छा, सही तो है। और ये ब्लाइंड फोल्ड आप खुद लेके गए थे या उन्होंने दिया था आपको ये स्पाइडरमैन नुमा ब्लाइंड फोल्ड? नहीं, ये मेरा अपना ही था तो बस अच्छा लग रहा है। सोच रहा था यही सोच रहा था मैं कि ब्लाइंड फोल्ड भी आपने बड़ा या तो सिलवाया है या आपने सिलवाया है ब्लाइंड फोल्ड है। बिलाल, बड़ा मजा आया आपसे निकाला मिलके, आपसे बातें करके, और जस्ट यू नो हाउ मेनी थिंग्स द पीपल इन पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड आर डूइंग। हमें तो ये भी नहीं पता था या बनवाया था? बस कर दो ब्लाइंड फोल्ड, मतलब उसकी अचीवमेंट कुछ और है ब्लाइंड फोल्ड। लास्ट बात, ये खरीदा या बनवाया था? ये खरीदा है मिनी सुब्री। अच्छा, वंडरफुल। ये भी बता दिया कि किधर खरीदा है, कहाँ से खरीदा, खुद जाके ले लेना। थैंक यू बिलाल फॉर बीइंग विद अस। देखिए, बात ये है कि बहुत कुछ है और मतलब यंगस्टर्स हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ काफ़ी अनहेल्थी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिनमें नहीं घुसना चाहिए, लेकिन दिस इज़ अ गुड वन। मतलब आपका दिमाग भी तेज़ हो रहा है, रिटेंशन की आपको जो है वो आदत है, आपको मेमोरी आपकी बड़ी शार्प और अच्छी हो रही है, और यकीनन आप ये टैलेंट है, ये आप यूज़ कर सकते हैं लेटर ऑन इन लाइफ। इन एनी केस, ये रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, इनके रिकॉर्ड बन गए। और अभी बच्चों के ऐसे शौक अच्छे होते हैं, कहते हैं मैं रिकॉर्ड्स की स्ट्रीम जारी रखना चाहता हूं। बिल्कुल, और ऐसे आई एम श्योर ही विल ब्रेक के बाद मिलते हैं। समथिंग एल्स। लाहौर में छोटे बच्चों में नमूनिया कंट्रोल से बाहर हो रहा है, जान की बाजी हार रहे हैं बच्चे। महकमा सेहत की जानिब से जिस तरह हंगामी इक़दाम किए जाने चाहिए थे वो अभी अपेरेंटली नहीं है। नमूनिया का शिकार होकर कल मजीद 7 बच्चे जान बहक हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, कैसे कंट्रोल होगा, इसी पर बात करते हैं। पंजाब के वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बड़ी अलार्मिंग किस्म की बात है, और हम काफ़ी दिनों से ही देख रहे थे कि पंजाब में निमोनिया के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब तो लगता है कि ये बाकायदा एक वबा सी सूरत इसकी बन गई है। तो दर्जनों बच्चों की अमवात की इतला आ रही है। सूरत हाल ऐसी आउट ऑफ कंट्रोल कैसे होगी एकदम से? देखें, नमोनिया जो बच्चों में इस वक्त बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है थ्रू आउट द पंजाब और ऑल्सो लाहौर में, और हमारा अंदाजे के मुताबिक कोई तकरीबन 17,000 से ज़्यादा बच्चे इस सीज़न में प्रेजेंट हुए नमोनिया के साथ हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में, और जो शरह अमवात रही वो 1.3 रही। देखें, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है वो उनकी न्यूट्रिशन प्ले करती है और उनकी इम्यून सिस्टम प्ले करता है, और उसमें सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है वो माँ का दूध है। और कुरान हमारा बार बार प्रमोट करता है ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन हमारे ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स आर वेरी वेरी लो, और जो कराती भी हैं हमारी ख़वातीन वो शायद ये समझती हैं कि ये जहालत है, ये ऐन फैशन है। मैं कह रहा हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ माँ अपने बच्चे को पैदा करने के अलावा जो दे सकती है वो ज़िंदगी में सबसे बड़ा तोहफ़ा अपना दूध दे सकती है, क्योंकि वो उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, इम्यून सिस्टम बच्चे का बहुत बेहतर हो जाता है, वो नहीं है। और यही एक बड़ी वजह है कि बच्चों को स्कम करने पे जो इन्फेक्शन है उनमें बेचारों की हलाकत भी हो जाती है। इसके अलावा सर्दी इस दफ़ा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज़्यादा भी हुई,
और इसकी तीसरी वजह पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब यू वेरी राइट। और अब पता है क्या, ये अगर कोई बड़ा बुजुर्ग घर में कोई अम्मी सास कोई कह दें तो बच्चियां ऑफेंड भी हो रही हैं कि जी क्यों, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि दिस नथिंग बेटर दैट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड अदर देन मदर फीड। अब इम्यून सिस्टम डाउन होने की वजह से ज्यादा जी, जिस तरह मदर फीड का रेशो कम हो रहा है उस तरह बच्चों की इम्यूनिटी खत्म हो रही है। क्या प्लान है डॉक्टर साहब आपका? जो है वो तो है, जो फैसिलिटीज आपके पास है इन्हें सामने रखते हुए कब तक ये उम्मीद रखी जाए कि सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा? देखें 2 दिन से लाहौर में धूप अल्हम्दुलिल्लाह निकल रही है। आज मैं खुद चिल्ड्रन हॉस्पिटल गया, ऑलमोस्ट डेली मैं जा रहा हूँ और कई दफ़ा 2-2 दफ़ा जाता हूँ। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और ओवर क्राउडेड ज़रूर है। तो मैं खुद गया हूँ, केसेस कदरे कम हुए थे क्योंकि टेम्परेचर बेहतर हुआ लाहौर का, स्मॉग ख़त्म ही हो गई पिछले 2 दिन से, और स्मॉग भी ख़त्म हो गई। और इस तरीके से हमारे केसेस तकरीबन कोई 30% कम हुए हैं, जो हमारे रेगुलर प्रेजेंटेशन होती है इमरजेंसी में और ओपीडी में। अच्छा, फाइनली डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि तिब्बी माहिरीन का मानना है कि निमोनिया हो या कोई और दीगर बीमारियों का वबा बन जाना, इसकी वजह डॉक्टर्स की जानिब से एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स उनको आम तजवीज़ कर देना है का कल्चर है कि उसको बड़े इजीली प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि जी ले लें। तो इस तरह दवाओं का जो असर होता है वो ज़रा कम हो जाता है। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि देखें हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स का यूज़ कम है और एब्यूज़ बहुत ज़्यादा है। हम शायद बतौर डॉक्टर कम प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन डिस्पेंसर, सेल्समैन, किसी भी फार्मेसी पे उनको आप जाके कह दें, कराची में कह दें कि मेरे गले में ख़राश है, वो आपको कोई एंटीबायोटिक निकाल के दे देगा जिस कंपनी से उसकी कमीशन चल रही है। इसी तरह हकीम, क्वैक्स और ये सब एंटीबायोटिक का एब्यूज़ कर रहे हैं। असल चीज़ ये है कि जैसे मैंने कहा कि हमारे 80% जो इन्फेक्शन बच्चों में हो रहे हैं वो वायरसेस के हैं, और अगर आप एंटीबायोटिक देंगे तो एक तो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस उस बच्चे में पैदा कर देंगे, जब उसको वाकई एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी वो काम नहीं करेगी उसका, तो वो भी जानलेवा सिचुएशन बन जाएगी। और दूसरा, वायरसेस की प्रोलिफरेशन, मल्टीप्लिकेशन बढ़ती है अगर आप उसको एंटीबायोटिक देंगे। तो मैं समझता हूँ कि एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट ये नहीं है, और कानून हमारा ये कहता है, और कवानीन का तो हमारे वी आर होलसेल डीलर्स इन पाकिस्तान, तो कानून हमारे पास बहुत हैं। कानून ये भी है कि कोई एंटीबायोटिक मुस्तनिद डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं बेचेगा, लेकिन आप खुद चले जाएं, नौकर को भेज दें, जो मर्ज़ी एंटीबायोटिक मंगवा लें, जो मर्ज़ी नींद की दवाई मंगवा लें। तो ये हमारी जो असल मसला है पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ हमें प्रॉब्लम्स भी पता है, सॉल्यूशंस भी पता है, कवानीन भी हैं, मगर प्रॉब्लम रिमेन इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा जी, टाइम बड़ा कम रह गया, जल्दी से एक ट्रिब्यूट, क्या बस हैप्पी बर्थडे ही कर सकते हैं? शिराज उप्पल की सालगिरह है, बड़े हमें इनके गाने पसंद हैं, तो हमने कहा जरा उनको हैप्पी बर्थडे करते करते जाते हैं, और आप कोई गाना भी सुन लें उनका। एंड वी विल सी यू टुमारो, बाय।